हेलो स्टूडेंट्स, मैथ वाइज 8th क्लास की बुक ऑक्सफोर्ड की बुक का आज चैप्टर नंबर 7 का हम इसकी रिव्यू करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या है, सर्कल्स को हम डिस्कस करेंगे। ये उसकी टर्मिनोलॉजी गिवन है, इस टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी यूनिट के में पॉलीगॉन्स डिफाइन हम करेंगे, पॉलीगॉन्स किन्हें कहते हैं। फिर लाइंस का थोड़ा सा सेक्शन हम डिस्कस करेंगे और एंड पर इसकी एक एक्टिविटी गिवन है, वो उस एक्टिविटी को हम करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं इसके लिए। तो ये सबसे पहले हम सर्कल को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो डिफाइंड है, तो जो सर्कल्स हैं इस टॉपिक में, सबसे पहले जो हमारे पास जो इसकी टर्मिनोलॉजी हमने देखनी है, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल किसे कहते हैं। तो ये हमें, हर सर्कल का एक सेंटर होता है। जैसे यहाँ पर हमें ओ पॉइंट नजर आ रहा है, तो दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। जहाँ से अगर कंपास की मदद से सर्कल को ड्रॉ करें, तो जहाँ पर उसकी लेग को हम प्रेस करके तो सर्कल को ड्रॉ करते हैं, वो उसका सेंटर होता है। ओके, या सेंटर ऑफ द सर्कल ऐसा पॉइंट होता है जहां से उसकी बाउंड्री का हर तरफ से, बाउंड्री से तमाम सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है। इस सेंटर से इसकी बाउंड्री किसी तरफ भी हम मेजर कर लें तो वो एक जैसा डिस्टेंस होगा, तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा डायामीटर। डायामीटर ऐसी लाइन होती है जो कि सरकमफेरेंस के एक सिरे से शुरू होती है और सरकमफेरेंस के दूसरे सिरे को टच करती है। इसकी बाउंड्री के एक सिरे से शुरू होती है और बाउंड्री के दूसरे साइड को टच करती है, बट थ्रू सेंटर, सेंटर में से होती हुई ऐसी लाइन। अब ये भी लाइन है जो एक बाउंड्री से शुरू होती है और दूसरी साइड की बाउंड्री को जाके टच करती है। ये भी एक ब्लू कलर की जो लाइन है, ये भी एक लाइन है जो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री को कर रही है, लेकिन ये सेंटर में से नहीं गुजर रही। तो जो लाइन सेंटर में से गुजरे और बाउंड्री के एक पॉइंट से शुरू करे और अपोजिट पॉइंट बाउंड्री पे जाके खत्म करे, बट थ्रू सेंटर, तो ऐसी लाइन को हम डायामीटर कहते हैं। और किसी सर्कल के अंदर ये डायामीटर जो होती है, ये सबसे बड़ी लाइन होती है। ओके, ये डायमीटर। अच्छा, अब रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है कि सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस, उसको हम उसका रेडियस कहते हैं। या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि डायमीटर को अगर डिवाइड बाय 2 कर दें, अगर हम इस डायमीटर को, अगर हम इसको डी कह दें, तो जो रेडियस को अगर हम आर कह दें, ओके, तो रेडियस जो बराबर होता है वो होता है डाया बाई 2। तो ये इसका रेडियस होगा। डायमीटर को अगर हम हाफ कर दें तो वो रेडियस के बराबर होता है। ये देखें, यहां से यहां तक डायमीटर था, तो अगर सेंटर से यहां तक हम मेजर करें तो उस डाय का हाफ हो जाएगा, तो दैट इज रेडियस। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सरकमफेरेंस। तो बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये जो रेड कलर के हमें शो हो रही है, यहाँ पर ब्लैक कलर में शो हो रही है, यहाँ पर ऑरेंज है, ग्रीन है और ब्लू, ये कलर्स की ये जो सर्कल्स हमें नजर आ रहे हैं, जो बाउंड्री होती है सर्कल की, दैट इज सरकमफेरेंस, इसको कहते हैं, ये इसका सरकमफेरेंस है। ओके, सरकमफेरेंस आपकी क्लास में इसका अभी उसके फार्मूलाज नहीं गिवन और इस लेवल पर डिफाइंड नहीं है, वरना इसका फार्मूला होता है पाई डी, यानी कि पाई एक रेशो है डायमीटर और इसके पेरीमीटर के दरमियान या सर्कमफेरेंस के दरमियान। तो पाई इंटू डी, डी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पेरीमीटर निकल आता है। ओके, अच्छा, सेमी सर्कल क्या होता है? ये जो हाफ सर्कल होता है, ये डायमीटर की लाइन जो है, ये डायमीटर की लाइन के ऊपर का जो हाफ डी है, एक डी, इस ब्लैक लाइन के नीचे एक रेड कलर का डी बनता है, इस ब्लैक लाइन से ऊपर एक रेड कलर का डी बनता है। तो कोई सा भी हाफ डी, चाहे हम ब्लैक लाइन और ऊपर वाले डी को कंसिडर कर लें, ये एक क्लोज शेप है, ये हो गया, या ब्लैक लाइन और इसके नीचे वाले पूरे डी को हम कंसीडर कर लें, ये भी एक क्लोज्ड शेप है। क्लोज शेप से मुराद है कि कहीं से टूटी हुई नहीं है, ओपन नहीं है, ये सर्कल, हाफ सर्कल आके और ये डायमीटर से जुड़ जाता है ऐसे। तो ये नीचे वाली शेप ले लें, हाफ डी, या ऊपर वाला हाफ डी, इसको हम कहते हैं इसका सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल होता है। ओके, कॉर्ड, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो बाउंड्री के एक सिरे से शुरू होती हुई बाउंड्री के दूसरे सिरे को, सर्कल की बाउंड्री के दूसरे सिरे को सीधा जाके टच करती है, दैट इज कॉर्ड। डायमीटर को भी हम कॉर्ड कह सकते हैं, ये भी बाउंड्री के एक सिरे से शुरू होता है
और दूसरी बाउंड्री को जाके दूसरे सिरे पर जाके टच करता है एक सर्कल के अंदर। तो ऐसी तमाम लाइंस जो एक सिरे से शुरू हों और दूसरे सिरे को जाके टच करें वो कार्ड कहलाती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये ब्लैक लाइन को अगर हम देखें, ये सेंटर से शुरू होती है और बाउंड्री को टच करती है, इसको हम कार्ड नहीं कहेंगे। या इस ग्रीन लाइन को देखो, ये सेंटर से शुरू होती है और इसकी बाउंड्री पे यहाँ जाके टच करती है। या ये वाली ग्रीन लाइन यहाँ से शुरू होती है, यहाँ ये कार्ड नहीं है। कार्ड जो लाइन होती है वो बाउंड्री के एक सिरे से शुरू होती है और बाउंड्री के दूसरी सिरे को जाके टच करती है, दैट इज कार्ड। ओके, ये हमने इसे कार्ड कहते हैं। अच्छा, अब आर्क क्या होती है? आर्क आर्क कोई भी सरकमफ्रेंस का पीस, कोई भी सरकमफ्रेंस जो है सर्कल का ये जो दायरा है, दायरे का कोई भी पीस, मसलन अगर मैं कह दूं कि ये इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक ये जो पीस ऑफ ये टेढ़ी लाइन है आर्क, इसे हम आर्क कहेंगे। या मैं कह दूं कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो इतना सा पीस है सरकमफ्रेंस का, दैट इज आर्क। ठीक है, ये बड़ी भी हो सकती, अगर ये बिल्कुल कंप्लीट सरकमफ्रेंस हो जाए दैट इज सर्कल, और अगर ये पूरा कंप्लीट सर्कल ना हो तो उसको कहेंगे हम आर्क। ठीक है, ये आर्क हो गया। अच्छा, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है कि सेगमेंट ये होता है कि कार्ड और आर्क मिलकर, ये जिसके अंदर ये मैंने स्काई ब्लू सा कलर भरा हुआ है, ये आर्क यहां से लेकर यहां तक आर्क है, दैट इज आर्क। और ये कार्ड है, दैट इज कार्ड। अभी हमने डिस्कस किया था कार्ड। कार्ड और आर्क ये दोनों मिलकर ये जो शेडेड एरिया है, स्काई ब्लू कलर का शेडेड एरिया, लाइट ब्लू कलर का, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। इसे हम कहते हैं, ये इसका सेगमेंट है, इसे हम सेगमेंट कहते हैं। ओके, तो ये कोई भी ऐसा पीस हो सकता है, मतलब यहां से हम यू ड्रॉ कर दें तो ये सेगमेंट बन जाएगा। अच्छा, ये ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, इसके नीचे वाले हिस्से अगर हम इसको कंसिडर कर लें, यहां से लेकर यहां तक लाइन और ये आर्क का पीस, तो दैट इज सेगमेंट। ओके, लेकिन ये कार्ड के साथ हो। अब यहां पर वही फिर बात आ गई कि यहां से यहां तक की लाइन को हम कार्ड नहीं कहेंगे, इसलिए ये भी एक पीस ऑफ सर्कल बन रहा है, कंप्लीट सर्कल नहीं, इसमें आर्क भी है और ये दो लाइनें भी इंक्लूडेड हैं, बट ये इसको हम सेगमेंट नहीं कहेंगे। इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। तो सेगमेंट की मेरे ख्याल में आप अंडरस्टैंड कर लिया, सेगमेंट किसे कहते हैं कि कार्ड प्लस आर्क, इन दोनों के मिलने से जो एरिया बनता है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। ओके, अब सेक्टर क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर रेडियस के अंदर, कि रेडियस के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसी लाइन जो सेंटर से शुरू हो और बाउंड्री को जाके टच करे, दैट इज रेडियस। सेंटर से शुरू हो और बाउंड्री को टच करे। तो दो रेडियस अगर मिल जाए, एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन, दो ग्रीन रेडियस मिलके और साथ में ये आर्क का पीस आ गया इसके साथ, तो ये जो बीच में शेडेड एरिया बना, दो रेडियस और आर्क, ये क्लोज शेप हो गई। ये जो शेडेड एरिया है दैट इज कॉल्ड सेक्टर, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। इसको हम सेक्टर कहते हैं कि दो रेडियस और पीस ऑफ आर्क जो दो रेडियस के दरमियान एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। सेगमेंट क्या था? पीस ऑफ आर्क और कॉर्ड, इन दोनों के दरमियान जो एरिया एग्जिस्ट करता है, दैट इज सेगमेंट। इनमें फर्क ये है। अच्छा, अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को किसी एक पॉइंट पर टच करे। मैं एग्जांपल देता हूं कि एक ये लाइन भी है, लेकिन ये लाइन जो है यहां भी टच कर रही है सर्कल को और यहां भी टच कर रही है, दो पॉइंट पे टच कर रही है। लेकिन ये रेड कलर की अगर हम लाइन गौर से देखें तो ये सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर, सिर्फ इस पॉइंट पे टच कर रही है और किसी पॉइंट पे नहीं टच कर रही। तो टेंजेंट हमेशा वो लाइन होती है जो सर्कल की बाउंड्री को एक पॉइंट पर टच करे, दो पॉइंट्स या दो पर ना टच करे, एक पर सिर्फ टच करे, दैट इज टेंजेंट। और जो टेंजेंट लाइन होती है वो
उस पॉइंट को जहां पे वो सर्कल को टच करे वहां से अगर हम सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करें, जो कि लाइन ब्लैक लाइन जैसे मैंने ये ड्रॉ की, तो ये जो ब्लैक लाइन जैसे मैंने ड्रॉ की हुई है, इस टेंजेंट के साथ ये ब्लैक लाइन हमेशा राइट एंगल या 90 डिग्री बनाती है। हमेशा ये क्या 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये डब्बे से ब्लू डब्बा जो है ये शो कर रहा है कि ये एंगल इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो हम कहते हैं कि ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट से टच करती हुई निकल जाए, वो हमेशा सर्कल के साथ 90 डिग्री बनाती है। जिस पॉइंट से टच करती है उस पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दें, जहां पर लाइन टच कर रही है, ये पॉइंट जो था, इस पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो लाइन इस टेंजेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो दैट इज टेंजेंट। अब टेंजेंट जो है ऐसा भी हो सकता है कि हम टेंजेंट खुद ड्रॉ कर लें। अगर हमारे पास आउटसाइड सर्कल के बाहर कोई पॉइंट गिवन हो, जैसे ये पी पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो पी पॉइंट से अगर हम सर्कल को टच करती हुई एक इस बाउंड्री को टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे कि ये लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, तो ये इस ये पॉइंट से सर्कल के ऊपर ये लाइन एक टेंजेंट होगी। पॉइंट से उसी पॉइंट से हम मैक्सिमम दो टेंजेंट्स एक सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। एक इस तरफ को आ गया और एक इस, दो से ज्यादा टेंजेंट्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते अगर कोई आउटसाइड पॉइंट गिवन हो हमारे पास, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट गिवन हो। जैसे ये ब्लैक सर्कल है, इसके बाहर ये पी पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो इस कोई पी पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर हम सिर्फ दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। दो टेंजेंट से ज्यादा हम ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा था कि किसी एक टेंजेंट लाइन जो होती है वो सर्कल को हमेशा एक पॉइंट पे टच कर सकती है, दो पॉइंट्स पे टच नहीं कर सकती। अगर दो पर टच करेगी तो हम इसे टेंजेंट नहीं कहेंगे। इसी तरह आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट्स मैक्सिमम हम किसी एक सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ओके, ये टेंजेंट हो गया जी। अब सिकेंट क्या होता है? सिकेंट एक ऐसी लाइन होती है, जैसे कि ये ऑरेंज कलर की लाइन दिखाई गई है, जो कि लाइक कार्ड होती है, कार्ड की तरह होती है, लाइक कार्ड की तरह होती है। लेकिन कार्ड चूंकि बाउंड्री से शुरू होता है और दूसरी बाउंड्री पे जाके बाउंड्री के दूसरे सिरे पर जाके सर्कल के खत्म हो जाता है, लेकिन ये लाइन कंटिन्यूस लाइन होती है जो कहीं से आ रही है और सर्कल को काटते हुए और ये आगे निकल जाती है। दैट इज, इस लाइन को हम कहते हैं ये सिकेंट है। और ये लाइन जब सर्कल को काटती है, जैसे ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के ऊपर ये लाइन सर्कल को काट रही है, तो इन पॉइंट्स को कहते हैं कंसाइक्लिक पॉइंट्स। ये कंसाइक्लिक पॉइंट्स हैं जो कि इधर ए और बी ये दिखाए गए हैं। यानी ये लाइन होती कार्ड की तरह ही है, सेम लाइक कार्ड है। ये भी इधर एक सेगमेंट बना रही है, लेकिन कार्ड और इसमें डिफरेंस ये है कि कार्ड की लाइन जो है वो बाउंड्री से शुरू होती है और दूसरी बाउंड्री के दूसरे सिरे पर जाके खत्म हो जाती है। लेकिन ये लाइन जो है ये सर्कल के बाहर से आ रही है और सर्कल को काटते हुए दोबारा आगे की तरफ निकल जाती है। ये एरो हेड्स बता रहे हैं कि ये कंटिन्यूस लाइन है, ये इधर को भी जा रही है और इधर को भी जा रही है। ओके, तो इस लाइन को हम सिकेंट कहते हैं, और जिन पॉइंट्स के ऊपर ये सर्कल को काटती है उन्हें कंसाइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। फाइन। अच्छा, लास्ट टर्मिनोलॉजी जो सर्कल्स के हवाले से इस बुक के अंदर डिफाइंड है, इस चैप्टर के अंदर यूनिट में डिफाइंड है, वो है कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल होते हैं जो जिनका सबका सेंटर एक हो। जैसे यहाँ पर ओ जो है ये इस ब्लू सर्कल का सेंटर दिखाया गया है, लेकिन अगर हम जरा थोड़ा गौर से देखें तो ग्रीन सर्कल का सेंटर भी यही ओ है और ऑरेंज का सेंटर भी यही ओ है। तो ये तमाम सर्कल्स जो हैं, ये ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज, तमाम सर्कल्स का सेंटर ओ ही है। तो ऐसे सर्कल्स जिनका सेम सेंटर हो, एक ही सेंटर हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। असल ये तीन सर्कल्स हैं और तीनों का सेंटर क्या है? सेम ओ पॉइंट ही है, तो हम इसे कहेंगे कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। अगर ऐसे सर्कल्स हों कि एक सर्कल ये है, उसका सेंटर यहाँ आ रहा है, दूसरा सर्कल ये है, उसका सेंटर यहाँ आ रहा है, तीसरा सर्कल ये है, उसका सेंटर से यहाँ आ रहा है, तो ये तीनों सर्कल कंसेंट्रिक नहीं हम कहेंगे, दीज आर नॉट कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक की डेफिनेशन क्या है?
जितने भी सर्कल हो, चाहे 3 हो, 100 हो, 50 हो, 2 हो या 2 से ज्यादा, जितने भी सर्कल्स हो, सेंटर उनका सेम होना चाहिए। तो ऐसे सर्कल्स को हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था सर्कल्स के बारे में थ्योरी जो आपकी बुक में गिवन थी। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि पॉलीगॉन्स है। पॉलीगॉन जो होती है, ओके पहले इससे पहले हम पॉलीगॉन से पहले हम लाइन को डिफाइन कर लेते हैं। लाइन एक ऐसी दो पॉइंट्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस, स्टेट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड अ लाइन। मसलन एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, इन दो पॉइंट्स को अगर हम स्ट्रेट किसी लाइन से मिला दें तो दैट इज कॉल्ड अ लाइन। ओके, अब ये लाइन जो लाइन के ऊपर एरो हेड्स बताते हैं कि ये कंटिन्यूस लाइन है, ये इधर को भी जा रही है और इधर को भी जा रही है। अगर एरो हेड्स ना हो तो इट मीन्स कि ये कंटिन्यूस लाइन नहीं है। अब इस आपके बुक के हवाले से जो है ये इधर हमारे पास पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन जो है वो गिवन है। तो दो ऐसी लाइनें, जैसे ये रेड और ब्लू, ये दो लाइनें हैं जिनका आपस में डिस्टेंस बराबर होगा। अगर यहाँ से मैं इसका डिस्टेंस मेजर करूँ, फिर मैं इन दोनों लाइंस का यहाँ से मेजर करूँ, फिर दोनों लाइंस को मैं यहाँ से मेजर करूँ, फिर मैं यहाँ से मेजर करूँ और इसी तरह मेजर करता जाऊँ और इधर को भी लाइनों को मेजर, डिस्टेंस दरमियान के मैं सारे मेजर करता जाऊँ, तो ये डिस्टेंस सेम होने चाहिए। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये सारे सेम डिस्टेंस हों। अगर ये सेम डिस्टेंस हो तो दीज आर पैरेलल लाइंस। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे बनती है, आपने रेल की पटरियां देखी होंगी दो। अब रेल की पटरियां जो है वो ऐसे ऐसे जा रही होती हैं, ओके, टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, जो दरमियान में जो डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट का, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, वो बिल्कुल सेम होता है, सेम डिस्टेंस होता है। तो दैट इज इस इनको हम कहेंगे ये पैरेलल लाइंस है। तो स्ट्रेट जो रेल की जो पटरियां हैं वो पैरेलल होती हैं, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी होके चल रही हो, ट्रैक इधर से होके उधर से होके उधर से होके गुजर रहा हो, लेकिन वो पैरेलल लाइंस होंगी, वो उन्हें हम पैरेलल कहेंगे। जहां पर डिस्टेंस मेंटेन ना रहे, मतलब एक लाइन ऐसी आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, अब यहाँ पर डिस्टेंस कुछ हो रहा है, यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, आगे जाके और बढ़ गया, तो दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। हैं तो ये भी दो लाइंस, बट दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। ओके, अच्छा अब आगे नेक्स्ट चीज के ट्रांसवर्सल क्या होता है। अब ये ग्रीन कलर की एक लाइन हमें नजर आ रही है जो कि इन दो लाइंस को कट कर रही है, पॉइंट ए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दो पॉइंट्स पर ये ग्रीन लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो इस ग्रीन लाइन को हम कहेंगे ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, इसको इंटरसेक्शन लाइन भी हम कह सकते हैं, इंटरसेक्शन लाइन भी से कहते हैं। तो अगर पैरेलल लाइंस हों तो उसकी फिर ऐसे होता है कि जो बिहेवियर इंटरसेक्शन लाइन जो बिहेवियर रेड लाइन के साथ बना रही है, वो सेम एंगल, सेम बिहेवियर वो ब्लू लाइन के साथ भी बनाएगी। जो ये एंगल जो बना है और ये वाला एंगल जो बन रहा है वो सेम इधर वही एंगल बन रहा होगा। ओके, तो ये पैरेलल लाइंस और इसके ट्रांसवर्सल के बारे में थोड़ी इसकी इंफॉर्मेशन थी। ओके, हम पॉलीगॉन्स की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन ऐसी शेप को कहा जाता है जिसकी साइड्स जिसकी साइड्स 3 या उससे ज़्यादा साइड्स हों। मसलन जैसे ये ट्राइंगल है, इसकी कितनी साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है। क्लोज्ड शेप होनी चाहिए, क्लोज शेप, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन, जिसकी 3 या उससे ज़्यादा साइडें। अब ये 3 साइडें हैं, ये ट्राइंगल है, इसकी भी 3 साइडें हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम पैरेलल लाइन से बनी है कि इसकी अपोजिट साइड्स होती है, पैरेलल होती है। इसकी ये साइड, इसके अपोजिट ये साइड होगी, इसके पैरेलल होगी। इसकी ये साइड, इसके अपोजिट ये साइड है, ये भी पैरेलल होंगी, तो इसलिए हम इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। ओके, तो ये भी एक 4 साइड वाली एक डायग्राम है, 1 2 3 एंड 4 साइडेड डायग्राम है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ये पॉलीगॉन है। और इसी तरह ये एक रेक्टेंगल है या स्केयर भी हो सकती है, स्केयर की चारों साइडें बराबर होती हैं लेकिन 4 साइडें होती हैं स्केयर की। इसी तरह रेक्टेंगल है, इसकी भी 4 साइडें होती हैं, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह ये एक पेंटागन है, तो इसकी 5 साइडें होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये हेक्सागन है। इसी तरह एक हेप्टागन होती है, ऑक्टागन, हेप्टागन जो होती है 7 साइड्स वाली, हेक्सागन 6 साइडों वाली, इसकी 6 साइडें हैं। इसी तरह ऑक्टागन 8 साइडों वाली, नैनोगन 10 साइडों वाली, डेकागन
10 साइड्स वाली, तो इस तरह डिफरेंट, और इससे मोर देन भी जितनी मर्जी साइड्स आप बना लें। तो ये इससे बेस नहीं करता, लेकिन ये तो शेप सारी की सारी रेगुलर शेप्स हैं, यानी कि इनके अंदर के एंगल्स जो हैं वो सेम हैं, ठीक है ना, इरेगुलर शेप्स हैं। वैसे इरेगुलर भी हो सकती हैं, लेकिन हम कहेंगे उन्हें भी पॉलीगॉन्स ही, मसलन एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 1 2 3 4 5 साइडों वाली ये भी है, ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट कर लें, 5 साइडों वाली ये भी है, तो हम इसे भी पॉलीगॉन ही कहेंगे। ओके, तो ये सारी की सारी पॉलीगॉन्स हैं जो कि जिसकी साइड्स मोर देन 3 हों और क्लोज्ड शेप हो, मोर देन 3 साइड्स हों और क्लोज्ड शेप हो, क्लोज्ड क्लोज्ड शेप हो, यानी कि कहीं से ओपन ना हो, टूटी हुई ना हो, खुली ना हो, तो उसे हम कहेंगे दैट इज पॉलीगॉन। ठीक है, फाइन स्टूडेंट्स। अच्छा, अब क्वाड्रिलेटरल्स ऐसी शेप्स को कहते हैं जिसकी 4 साइडें हों। ये तो रेगुलर शेप्स हैं, 4 साइडों वाली ये शेप भी एक हो सकती है, एक ये है, एक साइड उसकी ये है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। अब ये कोई रेगुलर तो शेप नहीं है इसकी, ये साइड ओवर है, लंबी है, छोटी है, तो इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल ही कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडों वाली किसी भी शेप को हम कहते हैं। ओके, तो अच्छा, अब दूसरी बात जो डिस्कस करने वाली है, चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा देख लें, उसके बाद फिर वो डिस्कस कर लेंगे। वर्टिसेस किसे कहते हैं? ये पॉलीगॉन्स के अंदर वर्टिसेस एक पॉइंट है, ये किसे कहते हैं? जहां पर दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन टच करती है, तो ये जो पॉइंट बन रहा है, अच्छा ये लाइन और ये लाइन टच कर रही है, ये एक पॉइंट बन रहा है, नुक्ता बन रहा है, कोना बन रहा है। हर कोने को वर्टाइस कहते हैं, हर कोने को वर्टाइस कहते हैं। और बहुत सारे कोने, अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कोने, जितनी साइडें होती हैं उतने ही कोने होते हैं। ट्राइंगल के अंदर 1 2 3 कोने, 3 साइडें 3 कोने, तो इसके उतने ही इसके वर्टिसेस होंगे। फाइन। अच्छा, साइड मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि ये एक लाइन एक साइड होती है, दूसरी लाइन ये दूसरी साइड है, तीसरी साइड ये चौथी साइड, ये पांचवी साइड। ओके, ये साइड्स हैं इसकी, इनको हम साइड्स कहते हैं। ये वाली जो लाइनें हैं इनको साइड, इस तरह ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। फाइन। अच्छा, डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल ऐसा होता है कि जो एक पॉइंट से किसी भी शेप के, चाहे वो कोई क्वाड्रिलेटरल हो या कोई और बड़ी पॉलीगॉन हो, तो उसके किसी एक कॉर्नर से एक लाइन शुरू हो और किसी दूसरे कॉर्नर पे जाकर एंड हो जाए, दरमियान में एक कॉर्नर को ड्रॉप करके, तो दैट इज कॉल्ड इट्स डायगोनल। अब यहां से अगर लाइन एक शुरू हो और यहां जाके खत्म हो जाए, इसे हम डायगोनल नहीं कहेंगे। ठीक है, जो थ्रू द शेप हो, शेप के अंदर से गुजरे, किसी एक वर्टाइस से शुरू हो और दूसरी वर्टाइस पे जाके या दूसरे कॉर्नर पे जाकर खत्म हो, शेप के अंदर से होते हुए। अब यहां से यहां अगर हम जाएं तो इस शेप के अंदर से नहीं है, बल्कि इसकी बाउंड्री के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं हम। इसी तरह हम यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करें और वो सीधी दूसरे कोने तक ले जाएं, तो ये बाउंड्री के ऊपर है, बाउंड्री के ऊपर नहीं, थ्रू द शेप। अब एक जो 4 साइड वाली चीज होगी, उसकी लाइन यहां से यहाँ तक एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर ये बन सकता है, एक कॉर्नर से ये दूसरा कॉर्नर नहीं बनेगा, इसे हम डायगोनल नहीं कहेंगे। डायगोनल यही होगा जो शेप के थ्रू द शेप जाए। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, अगर हमने फाइंड करना हो कि अब इसके किसी भी शेप के किसी भी पॉलीगॉन के अंदर से कितने डायगोनल्स पास हो सकते हैं, ओके, तो फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि इसकी नंबर ऑफ साइड्स उस शेप की, 3 वाली है, 4 वाली है, 5 वाली, 6 7 8 9 10, जितनी भी साइड्स वाली शेप है, नंबर ऑफ साइड्स -3, तो वो नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे, उसके आ जाएंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स जो उसमें से पास हो सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो वो अटेन कर सकती है, जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब ये है 3 साइड्स वाली शेप, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएगा? 3, और माइनस हमने क्या करना है? 3, तो 3 अगर माइनस करें तो 0, तो ट्राइंगल में से कोई डायगोनल पास नहीं हो सकता। ठीक है,
क्योंकि किसी भी एक कोने से शुरू करूं दूसरे कोने पे जाऊंगा तो वो उसी की बाउंड्री होगी, इधर से शुरू करूं इस कोने पे भी बाउंड्री उसी की होगी, इसमें से पास नहीं हो सकता कोई डायगोनल। तो अगर क्वाड्रिलेटरल कोई शेप हो हमारे पास, तो अगर एक कोने से शुरू करूं तो एक डायगोनल पास हो सकता है। तो और ये या हम ये डायगोनल ले लेंगे या हम ये डायगोनल ले लेंगे, ठीक है। दो डायगोनल्स यहाँ नहीं, क्योंकि डायगोनल्स आपस में क्रॉस नहीं करने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक डायगोनल यूं ड्रा कर दें एक यूं। इसी तरह ये पेंटागन है, एक डायगोनल हमने यूं ड्रा कर दिया, दूसरा यूं कर दिया और तीसरा यहाँ से यूं कर दिया, तो ये तीसरा डायगोनल जो है ये दोनों को क्रॉस करता हुआ गुजर जाएगा। तो डायगोनल्स क्रॉस नहीं होने चाहिए, जितनी मैक्सिमम लाइंस बगैर दूसरे डायगोनल्स को इंटरसेप्ट किए क्रॉस किए जो पास हो सके उसे हम नंबर ऑफ डायगोनल्स कहते हैं। ओके, तो अब ये 6 साइड वाली शेप है, तो इसमें से आ जाएगा 6 - 3 इज इक्वल टू 3। तो देखिए किसी एक पॉइंट से अगर हम शुरू करें 1 2 एंड 3, तो 3 डायगोनल्स। असल में ये डायगोनल किसी शेप में से जो गुजरता है ये ट्रायंगल जनरेट करता है। ये देखिए ये डायगोनल अगर गुजरा था तो ये एक साइड ट्रायंगल की, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, ये ट्रायंगल जनरेट करता है। ओके, ये हम डायगोनल्स की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? ये हम इसलिए फाइंड करते हैं किसी शेप के, ताकि हम उसके इंटरनल एंगल्स, अभी हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एंगल क्या होता है, ये जो अंदर वाला एंगल है इसको हम फाइंड कर सके किसी भी शेप का। क्योंकि पेंटागन का इंटरनल एंगल और होगा, स्क्वायर का रेक्टेंगल का और होगा, किसी भी पैरेललोग्राम का इंटरनल एंगल कुछ और होगा। तो इसके इंटरनल एंगल, या यूं कह लें कि इसके एक्सटर्नल एंगल्स के, इसके बाहर जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स वगैरह कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। तो ये पहले आप डायगोनल्स के हेडिंग में ये समझ लें कि जो शेप की जितनी साइड्स होती हैं उसमें से -3 अगर हम कर दें तो वो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाते हैं। इसकी 5 साइडें हैं तो 5 - 3 2, तो ये 2 डायगोनल्स गुजर सकते हैं। इसकी 4 साइडें हैं तो 4 - 3 1, तो 1 डायगोनल गुजर सकता है। इसकी कितनी 9 साइडें हैं तो 9 - 3 6, तो ये 6 डायगोनल्स इसमें से गुजर सकते हैं। ओके, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 डायगोनल्स, इससे ज्यादा नहीं 5। तो ये डायगोनल्स के हवाले से था, साइड्स हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे एडजेसेंट साइड्स किसे कहते हैं? एडजेसेंट साइड कोई भी साइड जो दूसरी साइड को जो टच कर रही हो, किसी साइड को जो साइड टच करती है, मसलन अगर हम इस साइड को लें, इस साइड को ये साइड टच कर रही है तो इसको हम इसकी एडजेसेंट साइड कहेंगे। ओके, ये साइड जो थी इस साइड को ये साइड टच कर रही है तो इस साइड की ये साइड एडजेसेंट है। इसी तरह इस साइड को ये साइड भी टच कर रही है तो ये भी इसकी एडजेसेंट है। अच्छा, इस साइड को ये साइड टच कर रही है, ये दोनों ये एडजेसेंट साइड्स हैं। इस साइड को ये साइड टच करती है, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। ओके, तो एडजेसेंट साइड से मुराद यही होती है। अच्छा, इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये मैं पहले अभी आपको बाई चांस बता चुका कि ये अंदर का दो साइड आपस में मिलके इंटरनल जो एंगल बनाती हैं दैट इज इंटीरियर एंगल। और अगर इस लाइन को मैं लंबा कर दूं तो ये एंगल जो बनता है दैट इज एक्सटीरियर एंगल। सॉरी, ये एक्सटीरियर एंगल दैट इज बाहर है, शेप के बाहर वाले को एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल जो है वो शेप के अंदर वाले को इंटीरियर एंगल। के किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल अगर एंगल्स को हम उनको सम करें तो उनका मजमुआ जो होता है 180 होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल लिख दो या 3 लिख दो, ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स को अगर हम जमा करें, कोई भी ट्रायंगल हो। अब ये भी एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। अगर हम तीनों एंगल हमें पता हो उनको जमा करें तो वो 180 डिग्री बनेगा। ओके, इसी तरह ये भी एक ट्रायंगल बन गई, दो साइडें ये और ये तीसरी साइड ट्रायंगल। इसी तरह ये एक साइड और ये दूसरी और ये तीसरी साइड, ये भी एक ट्रायंगल बन गई। तो हम इसके इंटरनल एंगल्स इससे हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। कि फर्ज करो ये पेंटागन है, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं 2 पेंटागन के। जो 2 डायगोनल्स हैं तो ट्रायंगल्स कितनी बना रहे हैं? एक ये ट्रायंगल बन रही है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो अगर मैं
3 मल्टीप्लाई बाई 180 करूं तो दैट इज 540 540 डिग्रीज हम कह सकते हैं। अब इस पेंटागन की साइड्स कितनी होती हैं? 5। अगर हम इस 540 को 5 पर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। तो ये एंगल जो है, ये एंगल किसी भी पेंटागन के अंदर का जो एंगल है ये 108 डिग्री होगा। इसी तरह अगर हम इस हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन जो है इसके इसके अंदर कितनी ट्रायंगल्स बनती हैं? एक ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल, तीसरी ट्रायंगल और चौथी ट्रायंगल। ठीक है, हेक्सागन 6 साइड्स वाली शेप की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितनी है? 1 2 3 4 4 ट्रायंगल्स हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 180 अगर हम करें तो दैट इज 720 और नंबर ऑफ साइड्स पे इसको डिवाइड करें, नंबर ऑफ साइड कितनी थी इसकी? 6। अगर हम इसे 6 पर डिवाइड कर दें तो दैट इज 120 डिग्री। तो इसका ये जो एंगल होगा इंटरनल एंगल दैट विल बी 120 डिग्री। इसी तरह सिमिलरली हम तमाम पॉलीगॉन्स के इंटरनल जो है वो एंगल्स को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें इसलिए इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो है वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी हमने देखा था थोड़ा सा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ये एक डी बन रही है, डी। ओके, डी क्या होती है? डी होती है 180 डिग्री, क्योंकि ये हाफ सर्कल है और हाफ सर्कल इधर को बन सकता है। ओके, तो ये 180 डिग्री है। अब इंटीरियर एंगल अगर मैंने फाइंड कर लिया 108, तो 108 में को अगर मैं लेस कर दूं 180 में से तो मेरे पास आ जाएगा 72 डिग्री। तो ये एक्सटर्नल एंगल जो है इसका, एक्सटीरियर एंगल कह रहा है, तो ये 72 डिग्री होगा। अगर इंटीरियर एंगल इसका 108 डिग्री है तो एक्सटीरियर क्या होगा? 72। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल भी मैं फाइंड कर सकता हूँ इस तरीके से। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इसके आगे एक एक्टिविटी गिवन है जो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है ड्रॉ ट्राइंगल, यानी 3 साइड वाली पॉलीगॉन। एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन हमने फाइंड करने हैं। कहते हैं 3 साइड वाली की शेप ड्रॉ करें, 4 साइड वाली, पेंटागन 5, हेक्सागन 6, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8 एंड डिवाइड देम इनटू मेनी ट्रायंगल्स। और उसकी हमने ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड करना है, जैसे हम ऊपर अभी डिस्कस किया। जो पॉसिबल ट्रायंगल्स हैं और डायगोनल्स हमने फाइंड करके तो हमने जो है ना उसके फिक्स वर्टेक्स से, एक फिक्स वर्टेक्स से हमने ड्रॉ करने हैं उसके एंगल्स। ओके, तो जैसे यहाँ पर ये एक पेंटागन 5 साइड्स वाली हमारे पास शेप गिवन है, 5 साइड्स वाली। तो इसके अंदर अगर हम देखना चाहें डायगोनल्स कितने ड्रॉ हो सकते हैं तो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ साइड्स -3 अगर हम कर दें तो दैट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो ये हमारे पास 2 आ गए। तो ये देखें, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। अब ये 2 डायगोनल कितनी ट्रायंगल जनरेट कर रहे हैं? एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। 1 2 3 ट्रायंगल्स ये जनरेट कर रहे हैं। ओके, इसी तरह ये बाकियों के साथ भी है सेम। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी को। एक्टिविटी में क्या कहता है? ट्रायंगल है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें एक ही ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रायंगल है तो एक ही ट्रायंगल उसके अंदर है। तो 180 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एंगल हमारे पास क्या आ गया? 180 ही आ जाएगा। ओके, इसी तरह क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाली होती है, तो उसके अंदर कितनी ट्रायंगल्स बनती हैं? तो इसकी ट्रायंगल्स बनाने के लिए हम डायगोनल्स जो ड्रॉ होंगे तो डायगोनल्स में एक ऐड करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल्स आ जाएंगी। ओके, तो 4 और माइनस अगर इसमें से 4 - 3 करें तो 1 आ जाएगा। 1 का मतलब है एक डायगोनल ड्रॉ होगा तो वो 2 ट्रायंगल्स जनरेट कर देगा। जैसे ये एक 4 साइड वाली थी, एक डायगोनल ड्रॉ होगा तो 2 ट्रायंगल्स, 2 डायगोनल ड्रॉ होंगे तो 3 ट्रायंगल्स, 3 डायगोनल ड्रॉ होंगे तो 1 2 3 4 ट्रायंगल्स। यानी जितने डायगोनल्स होंगे उसमें एक ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो अब पेंटागन, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके हमने बताना है, तो 180 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, अच्छा अब पेंटागन है, पेंटागन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? हम पहले डायगोनल्स देखते हैं। तो डायगोनल्स कितने हो सकते हैं? 5 हैं। अगर फर्ज करो इसकी साइड्स, सॉरी पेंटागन 5 साइड्स हैं तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2 डायगोनल्स। तो 2 के अंदर जमा 1 कर दें तो हम इधर लिख सकते हैं कि 3 ट्रायंगल्स बनेंगी। 2 डायगोनल्स एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनाता है।
3 ट्राइंगल्स में हम बन जाएंगे। ये मैं रफ में काम कर रहा हूँ इधर, इसको आप फाइन बाद में फिनिश वर्क में ना ऐड कीजिएगा, इसको मिटा दीजिएगा। ओके, तो जब 3 ट्राइंगल्स ड्रॉ हो गई तो हर ट्राइंगल का इंटरनल एंगल सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 180 एक ट्राइंगल का। अब 3 ट्राइंगल है तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 540 डिग्रीज। ओके, इसी तरह ये हेक्सागन है, 6 साइड वाली है, तो इसके अंदर 6 साइड वाली है, तो रफ में हम इसको देख लेते हैं कितने ट्राइंगल्स इसमें डायगोनल्स ड्रॉ हो सकते हैं। तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, और इसमें प्लस 1 करेंगे, 3 और 1 4, तो 4 ट्राइंगल्स, क्योंकि जितने डायगोनल्स है उससे एक ज्यादा ट्राइंगल बनती है। 3 डायगोनल्स बनेंगे तो ट्राइंगल्स कितनी बनेंगी 4। अब 4 ट्राइंगल्स हैं, हर ट्राइंगल का नंबर ऑफ सम एंगल्स का क्या होता है एक ट्राइंगल का 180 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 720 डिग्रीज। ओके, अब सेप्टागन, इसको हेप्टागन या सेप्टागन दोनों इसी का नाम है, 7 वाली होती है ये, ठीक है, 7 साइड वाली डायग्राम। तो इसके इसके 4 इसका भी हम इधर नंबर ऑफ डायगोनल्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अब 4 डायगोनल्स हैं तो एक ट्राइंगल ज्यादा बनेगी, 4 और 1, ये 5 ट्राइंगल्स यहाँ बनेंगी। तो 180 इंटू 5, ये हमारे पास आ जाएगा जी 900। ओके, तो ये इधर हम लिख देंगे 900 डिग्रीज। अब ऑक्टागन 8 साइड वाली शेप होती है, तो इसकी भी हम नंबर ऑफ डायगोनल्स कैलकुलेट करते हैं। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू, 8 में से 3 5 आ गया हमारे पास। अब 5 अगर डायगोनल्स जनरेट हो रहे हैं तो ट्राइंगल एक ज्यादा बनेगी, प्लस 1, तो 5 एंड 1 6, तो 6 ट्राइंगल। ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, नंबर ऑफ डायगोनल्स नहीं पूछा उसने। नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछता तो हम 5 लिखते, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है तो 5 डायगोनल्स 6 ट्राइंगल्स बनाते हैं, तो 6 ट्राइंगल्स आ गई। तो ये इधर हम लिखेंगे जी 180 डिग्री एक ट्राइंगल का सम है, सम ऑफ एंगल है, और मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास 180 मल्टीप्लाई बाई 6, 1080 1080 डिग्रीज। ओके, तो इसमें हम इस ये जो एक्टिविटी थी हमसे इतना ही उसने टेबल में मांगा था हमने। ओके, थैंक यू।